समीर जी के लिए मुझे लगता नहीं वीडियो की ज़रूरत है. जस्ट द नेम इन इटसेल्फ सच अ लेजेंडरी नेम दैट वी हैव अमिट्स अस. पहले तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. Renowned Indian lyricist, known for his prolific contribution to Bollywood music, son of the celebrated lyricist Anjan, has written over 4,000 songs across more than 500 Hindi films. Ladies and gentlemen, तालियां होनी चाहिए इसके लिए, making him one of the most prolific lyricists in Bollywood industry. Career began in the 1980s, gained significant recognition with hits. फिल्म्स लाइक दिल, आशिकी, बेटा, साजन, आज भी उनके गाने इतने फेमस है, इतने पॉपुलर है. ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन आइकॉनिक साउंड ट्रैक्स, बी इट फिल्म्स लाइक कभी खुशी कभी गम, देवदास, कुछ कुछ होता है एंड सावरिया. ही इज़ वन multiple Filmfare Awards and of course has a Guinness World Record for writing the most number of songs as a lyricist. Once again, we are so proud to have him here amidst us. His enduring impact on the industry continues with recent work such as the songs which I just said to introduce, Ami J Tumar, which I'm sure all the fans would love to sing to him from Bhool Bhulaiya 2. We'd like to invite him on stage with a huge round of applause from all of you with Dr. Dwarika Prasad Dunyal, a distinguished academic leader, author and creative professional with over 25 years of experience in both academia and the corporate world. Currently serving as the Pro Vice Chancellor at RV University, has held key positions at prestigious institutions, also a creative writer, actor and poet with works such as Umeedon Ke Pank and Mere Aasan Ju to his name. So I'll request Dr. Dwarika Prasad Dunyal to take this session forward. Zordar taaliyan ho jaye Sameer ji ke liye. Fir se, thank you so much. समीर जी मतलब हमारे नज़र के सामने जिगर के पास है, ये मानना मुश्किल हो रहा है. और लेकिन फूलों मतलब जो कहते हैं ना, फूल बरसा तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार फूल देके उनका स्वागत फिर से ज़रूर करना चाहेंगे. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे KLF के फाउंडर रश्मि रंजन परिड़ा जी से वो आए मंच पर और फूलों से उनका स्वागत ज़रूर करें. व्हाट अ जर्नी लेडीज एंड जेंटलमैन, द अपलॉज शुड नॉट स्टॉप. आई मीन व्हाट अ वंडरफुल जर्नी. के सामने जिगर के पास बिल्कुल कोई रहता है, वो तुम. थैंक यू. ओवर टू यू द्वारिका जी, आपके बस आपके हवाले अभी. धन्यवाद और आप सबका स्वागत. ऐसा लग रहा था कि बस गाने बजते रहने चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, हमारे पैर थिरकते रहने चाहिए. अनुपम खेर का एक शो आता था बहुत साल पहले और उसका नाम था कुछ भी हो सकता है. 1990 का दशक, एक 15 साल का लड़का राजस्थान के एक छोटे से शहर, झीलों के शहर उदयपुर में कक्षा 10 में पढ़ रहा है और मंडल कमीशन से पूरे देश में आग लगी हुई है और हम चिल्ला रहे हैं कि मंडल कमीशन को भगाओ. और 15 साल के उन लड़कों के जोश में, दिल में जो आग लगी है, हर तरफ जो आग लगी है, उसे बुझाया किसी की आशिकी ने. और वो आशिकी के गाने 15 साल से आज मैं 50 का हो गया हूँ. और अगर मैंने सोचा होता उस ज़माने में कि जिस शख्स ने इस गाने को लिखा है, जिसने उस 90 के दशक के जवानों की धड़कनों को और धड़काया है, उसे 50 साल में आज अगर मैं रूबरू हो रहा हूँ या मिल रहा हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं होता. लेकिन अगर कुछ हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है. समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. समीर जी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है. बहुत सारे इंटरव्यूज़ में उन्होंने अपनी एज ए गीतकार अपनी जो ज़िंदगी है उसको फैलाया है, समेटा है, उसके बारे में बताया है. लेकिन मैं आज इस मुलाकात में सबसे पहले समीर जी से समीर की बात नहीं करना चाहूँगा.
मैं जानना चाहूँगा कि 23 साल का वो बम्बई का समीर जब 23 साल का शीतला प्रसाद पांडे बनारस का था, और जब वो 15, 16, 17, 18, 20 का था, तब वो कौन था? इस समीर के पीछे, उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे, उस जद्दोजहद के पीछे, उस जीवट के पीछे, उन बनारस की गलियों और बनारस के घाटों की कहानियों के पीछे वो कौन शख्स था जिसके बारे में शायद हम लोगों में से बहुत कम लोग मीडिया में जान पाते हैं। आज हमारे पास मौका है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो शख्स कौन था, कैसा था, वो क्या सुनता था, उसका दिल कैसे धड़कता था, वो क्या पढ़ता था, क्या सोचता था और किस तरह के सपने देखता था, उसकी क्या उम्मीदें थी जिनको वो पंख देना चाहता था। समीर जी, उस शीतल प्रसाद पांडे के बारे में शुरुआत से बात करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं बात को। हेलो उर्न्याल, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के उन तमाम लोगों का जिन्होंने इतना भव्य आयोजन आयोजित किया और साहित्य के इस मंच पे मुझे बुलाया गया। मुझे जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, बहुत पहले, आज से मेरे ख्याल से 14 या 15 में मैं एक बार आया था कलिंगा फिल्म फेस्टिवल, लिटरेरी फेस्टिवल में। मैं अभी बहुत बदलाव देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। भुवनेश्वर भी काफ़ी अलग दिख रहा है, काफ़ी हिंदुस्तान जो है विकास के पथ पे बहुत ज़ोर से अग्रसर हो रहा है। एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कि वो समीर जो 23 साल पहले एक बनारस के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, और अगर मैं कहूँ कि लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली में पैदा हुआ। दादा मेरे बैंक में नौकरी करते थे और जो किसानी से जो पैसा पैदावार होती थी उससे हमारी परवरिश होती थी। और अगर मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊं तो मैं बताऊं कि एक अब ये बात समझ में आई कि कुदरत जो है ना, आप कुछ बनते नहीं, कुदरत आपको बनाती है। कुदरत बचपन से आपको उसको कहाँ लेके जाना है उस सांचे में ढालती है। अब मैं रियलाइज करता हूँ कि अगर मैंने वो गांव नहीं देखा होता, वो पोखरा नहीं देखा होता, वो नदी नहीं देखी होती, वो खेती नहीं देखी होती, वो गरीबी नहीं देखी होती, वो बगीचे नहीं देखे होते, वो लुका छिपी का खेल नहीं खेला होता, वो पेड़ों पे चढ़ा नहीं होता, तो शायद आज जो इतने गानों में आप मेरे वैरायटी देखते हैं वो मैं नहीं लिख पाता। तो कुदरत मुझे कुछ बनाना चाहती थी, इसकी वजह से मुझे ईश्वर ने वहाँ पैदा किया। क्योंकि जो हम क्रिएटर्स हैं वही बाहर निकालते हैं जो अंदर डालते हैं। पहले आपके अंदर कुछ जाएगा तो बाहर निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस रहा मेरे बनने का, ये मेरे अंदर डालने का प्रोसेस रहा कि तू समझ ले गरीबी क्या होती है, तू समझ ले रोमांस क्या होता है, तू समझ ले गांव क्या होता है, तू समझ ले किसानी क्या होती है, तू समझ ले पतझड़ कैसा होता है। ये हमारे शहर में, और ख़ास तौर से मैं जिस शहर में, वहाँ तो कोई मौसम ही नहीं होता, वहाँ तो हर मौसम होता है और कोई मौसम नहीं होता। हम उस शहर में अब रह रहे हैं। तो वो जीवन अब जाके जब मैं इस मकाम पे पहुँचा हूँ तो मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छा किया कि तुमने मुझे वहाँ पैदा किया। आज की नई जनरेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि वो ज़मीनी हकीकत से हट गए हैं, और आप जैसे ज़मीन छोड़ते हैं आपके गिरने की संभावना बहुत जल्दी बन जाती है। तो हम लोग ज़मीन से जुड़े रहे, हम मिट्टी से जुड़े रहे, हमने उन तमाम चीज़ों को जिया है, देखा है, जाना है, तब जाके आज समीर बन के मैं आपके सामने आया हूँ। जैसा आपने कहा कि
आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कोई दौर आएगा जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे। और आपके बारे में भी मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं और मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि एक अच्छा इंटरव्यू आज होगा। और एक ये तो आपके पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि उससे पहले का समीर कैसा था। वही जो एक छोटे गांव का एक किसान का बेटा जैसा होता है, मैं वैसा ही था। मैंने खेतों में हल भी चलाया है, मैंने सर पे गन्ने का बोझ भी ढोया है, मैंने गन्ने की मशीन के पीछे, बैलों के पीछे भी मैं चला हूँ। तो वो सारे मंजर आज भी मेरी आंखों में उतने ही तरोताज़ा हैं जितने तब थे। और जब मैं लिखने बैठता हूँ तो वो बहुत सारी चीज़ें मेरी राइटिंग में, मेरे लेखन में आपको झलकेंगी। आपको लगेगा कि सचमुच ये कुछ जो मैं लिख रहा हूँ ये जिया हुआ लिखा है। जो रिएक्शन मिल रहा था, अभी इतने तमाम लोग यहाँ बैठे थे, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। दिलबर दिलबर पे मुझे ये था कि लोग नाचें, तो लोग नाच रहे थे। तो क्योंकि जब मैं लिख रहा था तो मैं खुद नाच रहा था, तो वो जिया है मैंने, तब जाके वो रिएक्शन लोगों का आ रहा है। तो मुझे बनाया है कुदरत ने, और वो मैं उस उम्र का बहुत आभारी हूँ जिस उम्र ने मुझे ढाला उस सांचे में, जिससे ढल के मैं यहाँ तक पहुँचा। बहुत बहुत सुंदर बात समीर जी। छोटे शहरों की आज हम बात कर रहे थे और छोटे गांवों की, और वो वक्त वो जब होता था जब हम दोस्तों के घर दरवाजे से नहीं जाया करते थे। दीवार फांद के अगर दोस्त के घर गए हैं तो वो असली घर है, असली दोस्त है जी। तो उस ज़माने से हम जिस परिवेश से हम लोग आते हैं, और समीर जी एक जनरेशन और पहले से आते हैं, वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली ग्रो किए हैं। आजकल के बच्चे वर्टिकली ग्रो करते हैं। तो ज़मीन से जितना आप उठते जाएंगे उतना ज़मीन से दूर होते जाएंगे, और ये आज के ज़माने का विरोधाभास भी, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। 45 साल पहले 1980 में आपने एक डिसीजन लिया कि आपको बैंक की नौकरी नहीं करनी, और आप इस बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। लेकिन आपकी स्ट्रगल से पहले मैं चाहूँगा, और आपने कई जगह ये कहा भी है कि आपकी सक्सेस, आपके फेलियर आपके अपने हैं, आपकी सक्सेस आपके माँ बाप की दी गई है, और स्पेशली प्रोफेशनल सक्सेस आपके पिताजी की देन है, अब उनका आशीर्वाद है आप पे। लेकिन जब आप बनारस में थे, और बनारस के गांव उदारू में थे, और जब आप दूर से देखते थे कि आपके पिता मुंबई एक माया नगरी में हैं, और आप शायद बहुत कम बार, शायद कभी नहीं वहाँ गए हैं, और वो 23 सालों में शायद 3 या 4 बार आपकी मुलाकात हुई है अपने पिताजी से, तो उनकी स्ट्रगल की कहानियाँ, उनकी स्ट्रगल की बातें, उनकी सक्सेस की बातें, उनके गानों को, कई लोग यहाँ पे यंगस्टर्स थे जो, जैसे अमिताभ बच्चन का गाना आया शराबी का, लोग नाचने लगे, तो वो अनजान का गाना है, समीर अनजान का नहीं गाना है। तो ये भी समझ लीजिए कि इनके पिताजी बहुत बड़े एक गीतकार थे, और उन्होंने लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो वो कैसा लगता था आप लोगों को कि इतने अच्छे गाने हो गए हैं, इतनी स्ट्रगल है, फिर भी वो सक्सेस शायद, और वो उनको जो मिलना चाहिए था, रुतबा, पैसा, और जो फिल्म फेयर जिसका मलाल उनको ज़िंदगी भर रहा, जो आपके फिल्म फेयर मिलने के बाद शायद थोड़ा कम हुआ, वो कैसा परिदृश्य था उस ज़माने का कि जब आप अपने पिताजी को सक्सेसफुल होते हुए भी देख रहे हो लेकिन टच नहीं कर पा रहे हो, आप दूर से उनके गाने सुन रहे हो लेकिन उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, और लेकिन कहीं ना कहीं अंदर, आपके अंदर एक तीव्र इच्छा जाग रही है कि बॉस कभी ना कभी ज़िंदगी में मैं भी, समीर भी गाने लिखेगा, और वो मेरे गाने भी अमिताभ बच्चन गाएगा, जो कुछ भी हो सकता है वाली बात हो रही है। आप उसको सोच रहे हैं, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो कैसी ज़िंदगी थी उस ज़माने की, 1980 के पहले, और फिर हम आपके 10 साल की स्ट्रगल और फिर आपके सक्सेस पे आएंगे। बहुत अच्छा सवाल किया। और निहाल का पिताजी से जो मेरी एक दूरी रही, तो दरअसल जब 23 साल के बाद मैं उनसे मिला, तो जैसा आपने पहले कहा कि मैं 23 साल में अपने पिता से मेरे ख्याल से 3 या 4 बार मिला होऊंगा।
तो कभी मेरा रिश्ता उनका पिता पुत्र का था ही नहीं। वो हमेशा कभी आते भी थे तो मुझे ऐसा लगता था घर में कोई रिश्तेदार आया हुआ है। तो एक बड़ा उलझा हुआ सा रिश्ता था। और जब मैं मुंबई आया और जब मैं उनसे मिला और उनसे बहुत सारी बातें की और उनके करीब गया, तब महसूस किया मैंने कि उस दूरी की वजह क्या थी। या वो नहीं चाहते थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ, मैं गीतकार बनूँ, उसकी वजह क्या थी। इन सारी बातों का खुलासा उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कहा। और तब मैं, जो मेरे अंदर एक एग्रेशन था, एक आक्रोश था, एक नाराज़गी थी पिता को लेके, वो सारी दूर हो गई। और उस विषय पे मैंने बहुत बार बात भी की है कि वो कैसे मुलाकात हुई, क्या क्या हुआ। तो चूँकि अभी आज हमारे पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि हम बहुत कुछ बात कर सकें। और कलिंगा वालों से तो मैं गुजारिश करूँगा कि कम से कम हम लोगों के इंटरव्यू के लिए 1.5 से 2 घंटे का टाइम तो रखें, वरना तो 400 फिल्में क्या, मतलब 4 फिल्म तक ही बात करते करते लगता है ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो सेशन ज़्यादा हो ये ज़रूरी नहीं है, सेशन अच्छा हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मंच पे हमारे 3-4 साहित्यकार बहुत अच्छा बोल रहे थे और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अब के साहित्यकार, एटलीस्ट मैं अब के इसलिए बोल रहा हूँ कि वो खुल के बोलते हैं, वो दोहरी बात करने में विश्वास नहीं रखते। पहले के साहित्यकारों में ये था कि नहीं, वो सच है मगर मानेंगे नहीं, मगर ये मानने के लिए तैयार हो गए हैं, तो साहित्य यहाँ तक तो आया है। और हम जिस इंडस्ट्री में हैं उसमें तो बड़ी, वो शायद आप सवाल भी करोगे मुझसे बाद में। और साहित्य के मंच पे मैं बैठ के बड़े गौर से सुन रहा था, इन लोगों ने जितनी देर बात की उसमें सिनेमा कितनी बार आया होगा मैं काउंट नहीं कर सका। तो एक तो बात तय है कि जो लोकप्रियता का सबसे बड़ा मीडियम है वो सिनेमा अब बन गया है, पहले से ही है, मगर अब उसको थोड़ी थोड़ी मान्यता मिलने लगी है। और अच्छा ये लगा कि बहुत खुलासे में बात हुई। कहीं उन्होंने साहित्य को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देने की, या सिनेमा को कमज़ोर बताने की, या अश्लील गानों के ऊपर बात करने की, हर विषय पे उन्होंने अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखा। तो मैं उन लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि ये होना चाहिए, क्योंकि ये जो जनरेशन गैप को हमने ख़त्म किया है, ये जो लड़ाई आज भी चलती है बच्चों में, और चूँकि हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम अब हर चीज़ को आईने में उतार लेते हैं, तो हमारे माँ बाप उन चीज़ों को शायद उतना गहराई से नहीं समझते थे, इसलिए हमारे बच्चों से हमारी लड़ाइयाँ कम होती हैं। क्योंकि मेरे पिता ने एक बात कही थी कि दुनिया एक ही डायलॉग पे चलती है बेटा, कन्विंस आर बी कन्विंस, या तो कन्विंस कर दो या कन्विंस हो जाओ। इसके बाद का जो रास्ता है वो झगड़े का है, वो आर्गुमेंट का है, वो लड़ाई का है, उसका कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। तो पोएट्री तो मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है। मैं गीतकार अनजान का बेटा नहीं होता तो शायद मैं गीतकार बनता ही नहीं। तो इसको मैंने उजागर कैसे किया, इसके लिए मैंने खुद कितनी लड़ाई लड़ी। मैंने बैंक में केवल 2 दिन नौकरी की और नौकरी छोड़ के मैं कैसे चला आया यहाँ। और BHU में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं क्या सोचता था, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं गीतकार बनूंगा। मैं या तो CA बनना चाहता था या बैंक में नौकरी करना चाहता था, और कर भी लिया। मगर मेरा अंतर्मन, मैं हमेशा इस पीढ़ी से बोलता हूँ, आने वाली पीढ़ी से, कि हमेशा दिल की सुनना, कभी दिमाग की मत सुनना। क्योंकि दिमाग की सुनोगे तो सफलता के उस शिखर तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। जिंदगी में उसी काम में आप सफल हो सकते हैं जो काम आप दिल से करना चाहते हैं। आप मजबूरी में या किसी के दबाव में कोई काम करेंगे तो आप उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते जहां आप जाना चाहते हैं। जिस ज़माने में मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी थी, उस ज़माने में बैंक की नौकरी मिलना इतना मुश्किल था, और मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के नौकरी छोड़ के और मुंबई शहर में मैं आ गया। तो पिताजी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि उस पक्ष को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात करें।
जितने स्टार्ट में हम कुछ बातें लोगों तक रख सकें अपनी, उतनी ज़रूरी हैं बातें। धन्यवाद। अब सवाल करते हैं आपके शुरुआती 10 सालों की, और संक्षेप में उसमें बात करेंगे, फिर आपकी से बात करेंगे। जब वो 80 से 90 तक का जो आपका सफ़र रहा, 82 83 से आपको गाने मिलने शुरू हुए, उससे पहले आप उस प्रोसेस में थे। आपके पिताजी आपको ट्रेन भी कर रहे थे, आपको पहले सुनने की ट्रेनिंग दे रहे थे, पहले लिखने की ट्रेनिंग आप खुद भी सीख रहे थे, और फिर जब इतनी स्ट्रगल के बाद में आपको कुछ गाने मिलने शुरू हुए, और फिर हर एक की ज़िंदगी में, करियर में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जब चीज़ें पलट जाती हैं, और वो पलटी दिल से, वो पलटी आशिकी से। तो वो क्या मंज़र था, वो क्या वक्त था, इतनी कड़वाहट 7 सालों की, 6 सालों की, 8 सालों की, और जब वो सक्सेस आपको मिलनी शुरू हुई, तब आपके दिल ने क्या कहा आपसे कि समीर अब दुनिया तेरी है? अगर बहुत शॉर्ट में जवाब दूं तो बताऊं? वन लाइनर जवाब यह है कि जिस लड़की से मोहब्बत कर रहा था वो मुझे मिल गई। अब आप समझ लो, वो जो प्यार जिन्होंने भी किया होगा उनको ज़रूर इसका एहसास होगा कि कितनी लड़ाई लड़ी उसको पाने के लिए, और जब मिल गई तो कैसा लगा। तो सेम वैसे ही लगा। ये फिल्म इंडस्ट्री महबूबा थी मेरी, और मैं यहाँ सफल होना चाहता था। तकलीफ़ें हुई क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती, मगर तकलीफ़, जो हमारे पिता एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि स्वाद खाने में नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। तो भूख थी तो उस खाने का आनंद भी आया। संघर्ष किया तो सफलता जब मिली, तो सफलता का सही मतलब मैंने समझा, और उस सफलता को मैंने पूरी तरह से एंजॉय किया। और जैसा मैं कह चुका हूँ कई बार कि एक दौर था 90 जिसमें आप लोग जवान हो रहे थे, और आपने मेरे ख्याल से 90% मुझे सुना उस दौर में। तो ये मैंने महसूस किया कि जब जब जनरेशन बदलती है और नई पीढ़ी आती है, तो सिनेमा बदलता है, भाषा बदलती है, म्यूज़िक बदलता है, सब कुछ बदलता है, क्योंकि हर पीढ़ी अपनी सोच, अपनी भाषा और अपना एक अलग तरह का परफेक्शन लेके आते हैं वो लोग, और उसी से पेश आते हैं जो पिछली जनरेशन को पसंद नहीं आता उसको। मैं इसीलिए कभी भी किसी भी म्यूजिक को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि बात क्रिटिसिज्म की तब आती है कि आप 90s के म्यूजिक की इसलिए बात करते हो क्योंकि आप जो म्यूजिक आप जवानी में सुनते हो ना, वो बुढ़ापे तक वो म्यूजिक आपका ही म्यूजिक रहता है। तो 90s को हम कब डिस्कस कर रहे हैं? अभी 2025 में। अब 25 को भी कम से कम इतने साल दो, तो हो सकता है उस दौर तक कुछ गानों में इतनी गालियां और इतना भद्दा कर दिया जाए कि आपको लगे कि यार 25 का म्यूजिक तो बहुत अच्छा था यार, ये तो बहुत बुरा हाल हो गया है। तो सवाल इसका नहीं है, सवाल हर पीढ़ी अपनी चीज़ों को अंदर रख के उसकी वकालत करती है कि भैया हमने जो किया वही बेस्ट था। मैं एक बड़ा अच्छा, हमारे ज़माने में एक बहुत बात होती है ना कि हमारे ज़माने में ये होता था। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एक कहीं मीटिंग हो रही थी तो तबस्सुम से नौशाद साहब ने कहा कि तबस्सुम क्या हो गया, मौसीकी ख़त्म हो गई, शायरी गटर में चली गई, इतना बुरा दौर आ गया, हम लोगों ने क्या काम किया। तो तबस्सुम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि देखिए नौशाद साहब, एक बात याद रखिए, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आपने जो रास्ते बनाए हुए हैं उन्हीं रास्तों पे बच्चे आगे जा रहे हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, इससे आपकी बात आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। उन्होंने कहा बताओ, तो उन्होंने कहा कि मेरे ग्रैंडसन ने मुझसे पूछा कि दादी आपका फेवरेट स्टार कौन है? तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ़, मेरा नहीं, हर जनरेशन का एक ही फेवरेट स्टार है, दिलीप कुमार। तो उन्होंने बोला अच्छा दादी मुझे उसकी कोई फिल्म दिखाइए। तो उन्होंने एक फिल्म
बेडरूम में लगा दी नया दौर और आ गई हाल में। 20-25 मिनट वो देखा फिल्म बच्चा, फिर भाग के बाहर आया। अरे बोला दादी दादी क्या इसको ग्रेट बोलती हो, ये तो शाहरुख खान की कॉपी कर रहा है। अब इसको आप कैसे समझाएंगे कि शाहरुख खान उसकी कॉपी, बट उसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो है शाहरुख खान। वो जानता ही नहीं दिलीप कुमार को। आज के बच्चे यहाँ जितने बैठे हैं, बहुत से बच्चों को साहिर लुधियानवी का भी नाम नहीं पता होगा, राजेंद्र कृष्ण का नाम। तो इसको क्या करेंगे आप? इसका तो कोई आपके पास जतन है नहीं। तो कहने का मतलब है हर पीढ़ी हर दौर में अच्छा और बुरा काम होता रहा है और होता रहेगा। कई बार वो मात्रा थोड़ी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कभी कुछ ज़्यादा अच्छा म्यूजिक बन जाता है, बुरा म्यूजिक कम बनता है। 70s और 90s को लोग गोल्डन एरा बोलते हैं, मगर ऐसा नहीं कि 70s में सब के सब गाने ही अच्छे बने थे या 90s में सब के सब गाने अच्छे बने थे। होता है, मगर कई बार परसेंटेज या कोई एक इतना खुशगवार दौर आपको मिल जाता है जिसमें आपको लिखने की बहुत सारी संभावनाएं बन जाती हैं और कहानियां आपको कुछ बहुत अच्छी मिल जाती। नहीं, इसी पे बात करते हैं कि 90 के दशक में और आपने 45 साल के आपके सफ़र में दुनिया बदलती देखी है, भारत बदलते देखा है, जनरेशन्स बदलती देखी हैं, नई लैंग्वेज बदलते देखी है, नया सिनेमा, नया म्यूज़िक। जो ये बदलाव इतने सालों में आप उसके एक स्तंभ रहे हैं, उस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? आगे आने वाले हिंदी फिल्म म्यूज़िक और इन जनरल फिल्म म्यूज़िक को आप किस तरह से देखते हैं? लेखन को आप किस तरह से देखते हैं? जो जिस तरह के गाने अब रचे जा रहे हैं, नए म्यूजिशियंस आ गए हैं, नई तरह की साउंड है, नई तरह की लिखना नया आ गया है, उसको आप इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि आप काफ़ी पॉजिटिव हैं और हमेशा से आपको मैंने सुना या देखा है, उसमें हमेशा आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव या सिनिसिज्म नहीं लेके आते हैं नई जनरेशन के प्रति। लेकिन क्योंकि आपने उस बदलाव को बदलते देखा है, जो वो बदलाव शायद 70 और 80 के दशक में इतना ना रहा हो, द डेल्टा जो होता है, उतना बदलाव का जो मंजर है वो अब बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। तो आप किस तरह से इस फिल्म म्यूज़िक को, फिल्म लेखन को देख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है उन्याल। क्या होता है, ऐसा कुछ जादू नहीं है कि जो बदला है उसके साथ आप नहीं बदल सकते। आपको दो तरह से तैयार होना पड़ता है, एक तो मेंटली, और एक जो क्रिटिक माइंड है आपका उसको भूलना पड़ता है। आप क्रिटिसाइज मत करो। आप अगर ये दावा करते हो कि जो चल रहा है उससे बेहतर आप कर सकते हो तो आप प्रूफ कर दो। आपको तो किसी ने रोका नहीं है भाई कि अभी अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी मैं गाने लिख रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे गाने लिखूँ कि और हर अच्छी चीज़ बुरी चीज़ को मार्केट से बाहर कर देती है, पक्का है। तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मैं अब वो उस लेवल का स्ट्रगल कर रहा हूँ जब मैं संघर्ष के दिनों में भी नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैं भूखा था तब तो भूख का एहसास मुझे था। जब एक बार खाना मिल गया फिर भूखा होना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मगर मेरी ये जिद है कि मैं इस पीढ़ी को गाली ना दूँ, मैं खुद प्रूफ करूँ कि नहीं मैं अच्छा लिखता था, अच्छा लिखूँगा। तो उसके लिए आपको तोड़ना पड़ता है। आपके जो पुराने ज़ख़ीरे जो पड़े हुए हैं अंदर, उनको निकालना पड़ता है। इस पीढ़ी को समझना पड़ता है, इनसे दोस्ती करनी पड़ती है, इनके साथ चलना पड़ता है। एक तीसरी जनरेशन में जब मैं आया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। बच्चों ने कहा कि समीर जी बस अब नहीं बदल सकते, क्योंकि जब एक दौर आया चोली के पीछे शुरू हुआ, फिर उसके बाद दौर आया मुन्नी बदनाम हुई, उसका जवाब मैंने लिखा। फिर एक दौर आया कि अब नई पीढ़ी आ गई, अब इनका रैप से लेके डिस्को से लेके सारी चीज़ें चेंज होने लगी। तब मैंने उस दौर में फिर एक चैलेंज लिखा और एक ऐसा गाना लिखा था, मेरे ख्याल से उस दौर के नौजवानों का सबसे बड़ा एंथम बन गया था वो गाना, कि 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। मैं यही कहना चाहता था कि तुम लोग घबराओ मत, अभी मैं हूँ और मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और उन्याल मैं तुमको कई बार ये मैं एक अपने आप को आजमाता हूँ। ये तो यहाँ तो हर तरह की ऑडियंस है, नए लोग भी, पुराने लोग भी हैं, साहित्यकार भी हैं और अलग अलग विधाओं के लोग हैं। मैं बीच में एक यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहा था, तो वहाँ के बच्चों
का नज़रिया यही था कि समीर जी अब हो गया, अब मेरे ख्याल से अब नहीं लिख पाएंगे, अब रिटायर हो जाना चाहिए। तो मैंने उनको एक शेर सुनाया। मैंने बोला कि, और बच्चे यही 18 से लेकर 30 साल की उम्र के थे। मैंने उनसे कहा कि मैं एक शेर सुना रहा हूँ 4 लाइनों का। पहली लाइन पे तुम लोगों का कोई रिएक्शन नहीं आएगा, मगर दूसरी लाइन पे अगर रिएक्शन नहीं आया तो मैं कलम रख के चला जाऊंगा और मैं बोल दूंगा कि सचमुच अब नौजवानों के दिल के धड़काने की ताकत मुझ में नहीं रह गई। और वो शेर मैं सुनाता हूँ, बच्चे भी यहाँ नौजवान बच्चे भी हैं, देखना पहली लाइन पे किसी का रिएक्शन आएगा नहीं। कहता है कि मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी, मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिल माफ़ी नहीं। देखिए कोई रिएक्शन नहीं आएगा, सब पिन ड्रॉप साइलेंस सुन रहे हैं कि ठीक है यार। अब देखना रिएक्शन आप कि मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिल माफ़ी नहीं, तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यही सजा काफी नहीं? तुमको तो देखा नहीं है काफी दिन से, क्या यही सजा काफी नहीं? ये रिएक्शन है, ये आजमाइश मैं करता रहता हूँ। मैं बच्चों के बीच बैठता हूँ, मैं उनको, आज कई नौजवान बच्चे मेरे साथ 3-3 घंटे बैठते हैं तो उठने का नाम नहीं लेते। अरे सर कुछ और सुनाइए, अरे सर कुछ और सुनाइए। आप अपने आप को हमेशा स्टूडेंट बना के रखो, हमेशा सीखते रहो। जिस दिन आप पांडित्य में जाएंगे कि बस मैं तो 4000 गाने लिख चुका, और आप जो लिख चुके वो इतिहास हो गया है। जी बिल्कुल। आपका कल जो है वो आपका आज है। जी। अभी मेरी रिलीज हो रही है फिल्म ईद पे सिकंदर, और उसके गाने काफ़ी मशहूर हो रहे हैं अभी। तो मैं तो आखिरी सांस तक ये चैलेंज से हटने वाला नहीं हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, बहुत क्रिटिसिज्म मिला मुझे, बड़ी गालियाँ मिली, लोगों ने बहुत कुछ मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, मगर मेरी लड़ाई अपनी जगह जारी है और जारी रहेगी। अच्छा, अब थोड़ा सा, क्योंकि वक्त की पाबंदी है, और ये कहना चाहूँगा मैं ऑर्गेनाइज़र से भी कि जब समीर जैसा आदमी अगर स्टेज पे आता है तो कम से कम, नहीं, वक्त चलते रहना चाहिए, बातें चलती रहनी चाहिए, गाने चलते रहने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वक्त की पाबंदी है। तो एक सवाल मेरे जहन में काफ़ी समय से था, और मैंने ये सोचा कि ये चीज़ आज इस मंच से आपसे पूछी जाए कि सब आपको सुनते हैं, सब आपको पढ़ते हैं, लेकिन समीर जो एक इंसान है, उन गानों के पीछे वो क्या इंसान है, वो क्या पढ़ता है, वो क्या सुनता है? बड़ा अच्छा सवाल है उनियाल, और बहुत लोगों को ये समझने वाली बात है कि लोगों को लगता है कि मैं फिल्मों में गाने लिखता हूँ तो मैं केवल गाने सुनता हूँगा। नहीं, मैं दुनिया के हर तरह का लिटरेचर पढ़ता हूँ। आप अपनी किताब मुझे दे के आए हैं, मैं कम से कम 10 पेज पढ़ चुका हूँ। मैं ढूंढता रहता हूँ, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, उपन्यास हो, वो हास्य की कविताएं हो, कुछ भी हो, मैं एक खोजी की तरह हर जगह से ढूंढता। यहाँ तक कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मेरा एक गाना, ये लिखा हुआ गाना नहीं है, ये किसी ने फ़ोन पे मुझसे कहा और उससे मैंने मुखड़ा बनाया था। बहुत मशहूर गाना है कि तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या पढ़ के आपने लिखा? ये कुछ पढ़ के नहीं लिखा, ये कुछ सुन के लिखा, किसी ने कुछ कह दिया। तो हम तो हर जगह तलाशते रहते हैं कि कहाँ से हमको एक नया किरदार मिल जाए, एक नई पोइट्री मिल जाए, एक नई दिशा मिल जाए लिखने की। क्योंकि आप बहुत तरह से अगर आप लिखते हैं तो वो जो लाइन है ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, तो आपको पानी बन के रहना पड़ता है कि जहाँ जो रंग मिले उसमें डाल लो अपने आप को। तो मैं सब कुछ पढ़ता हूँ यार, मैं ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फेवरेट राइटर है या मैं केवल यही बुक पढ़ता हूँ, मैं वही बुक, नहीं, मुझे जो मिल जाए, जो भी अच्छा मुझे लगे, मैं उसको पढ़ता हूँ और उसको अपनी तरह से किस तरह मैं उसको पोइट्री में ला सकता हूँ, किस तरह से फिल्मों में ला सकता हूँ, उसके लिए कोशिश करता हूँ। अब एक और सवाल, और वो ये है कि
ये एक साहित्यिक ऑर्गेनाइजेशन का एक इवेंट है, काफ़ी सारे साहित्यकार यहाँ पे बैठे हैं, और ये सवाल आपके जहन में भी और कई बार आपसे भी पूछा गया और आपने इसका जवाब भी दिया है कि मैं एक हिंदी फिल्मों का गीतकार हूँ, मुझे ज़बरदस्ती कवि या शायर बनाने की कोशिश मत करो। और आई थिंक आपके गुरु आनंद बख्शी जी ने तो लिख ही दिया था, है ना? तो आप जी है, मैं शायर तो नहीं। तो इस पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है समीर जी, और मैं चाहता हूँ कि इस मंच से आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को, क्योंकि इससे पहले की जो हमारी चर्चा हो रही थी पल्प फिक्शन को लेके कि क्या साहित्य है, साहित्य कौन डिसाइड करता है कि वो क्या है, किस लेवल का है, कौन गीतकार होगा और कौन साहित्यकार होगा, ये इसके दरबान कौन है, इसके गेटकीपर्स कौन है, इसके मठाधीश कौन है। तो ये जो चीज़ है, और ये बात हो रही थी कि कंटेंट और कनेक्ट, वो आपका प्रूव हो चुका है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो निहाल, मेरा तो ऐसा मानना है कि हम हमेशा बोलते हैं कि आवाम का फैसला जो होता है ना, वो सबसे बड़ा फैसला होता है। अगर आवाम एक चीज़ को स्वीकार करती है और उसको वो पसंद करती है, तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ा साहित्य है। साहित्य वो नहीं है कि जिसको कोई पढ़ न सके, या जिसको कोई गा न सके, या जिसको कोई सुन न सके। इस बहस पे देखिए, जब साहित्यकारों ने भी जब बात की तो यही की कि आप उसको कैटेगराइज मत करो कि ये उच्च स्तरीय साहित्य है, ये निम्न स्तरीय साहित्य है, ये अश्लील गाना है, ये बहुत मीनिंगफुल गाना है। आप किसी चीज़ की टेक्निकलिटी को आप पहले समझते नहीं हो, आप ऊपर ऊपर से, और 80% लोगों का तो फ्रस्ट्रेशन है। ये बातें ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। जैसे ट्यून पे जिनको लिखना नहीं आता, वो ये कहते हैं कि धुन पे लिखने का मतलब ये है कि आप एक मुर्दे को कई हिस्सों में काट के दफन कर रहे हैं। अरे भाई, ये आपकी सोच हो सकती है, मगर सिनेमा का काम दो विधाओं के बगैर हो ही नहीं सकता। और जिनको आप महान गीतकार बोलते भी हैं, साहिर साहब हैं, शैलेंद्र जी हैं, सारे लोगों ने 80% गाने ट्यून पे लिखे हुए हैं। तो आप जिस फील्ड में हैं, पहले उसकी टेक्निकलिटी को समझो कि भाई वहाँ काम करने का तौर तरीका क्या है। अभी एक हास्य कविता लिख रहे हैं तो आप हास्य की बात लिखेंगे ना। आप सिनेमा में काम कर रहे हैं, सिनेमा में गाने लिख रहे हैं, तो आपको सिनेमा के गानों के तौर तरीकों को समझना पड़ेगा ना। क्रिकेट मैच में फुटबॉल के नियम नहीं, हाँ, फुटबॉल के नियम तो आप वहाँ नहीं लगा सकते हैं, बस वही बात है। और ये बहस चलती रहेगी, ये एंडलेस बहस है। कुछ लोग हैं जो इस जिद पे हैं कि सिनेमा जो है, सिनेमा के जो गीत हैं उनका साहित्य से कुछ लेना नहीं है, और सिनेमा वाले बोलते हैं कि जो हम लिख रहे हैं वही साहित्य है। जो लोग गाएं, जो रास्ते पे चलता हुआ आदमी अगर गाते हुए गुजर जाए, तो मैं समझता हूँ सबसे सक्सेसफुल साहित्य वही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब इससे पहले भी एक बढ़िया सवाल पूछा गया था, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है और समीर जी काफ़ी इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि पहले इंसान हुआ, उसने मशीनें बनाई, अब मशीनें बोलती हैं, मशीनें सोचती हैं, मशीनें सपने देखती हैं, मशीनें सपने बेचती हैं। तो जो एआई का जो इम्पैक्ट है लिरिक राइटिंग पे, एआई का इम्पैक्ट है म्यूज़िक पे, और आज हम इसके बारे में सोच भी रहे थे, बता भी रहे थे कि मैं आपको कुछ सुना भी रहा था कि कुछ एक रैंडम लिरिक्स डाल दिया suno.com में और गाना निकल के आ गया, और एक अनट्रेंड ईयर को पता नहीं चलेगा कि वो एक गुरमे मील है या फास्ट फूड है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे भाई ने बहुत बढ़िया मंच पे जवाब दिया हमारे भाइयों ने, कि जो जैसा कहा है ना कि एआई का जो फुल फॉर्म है वो सब आप लोगों को पता है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक बात बताऊं निहाल, मैं एक शेर भी सुनाऊंगा, मेरा नहीं है किसी और का है, बट बड़ा कमाल का जवाब है पूरे एआई के लिए। एआई, तुमने बोला ना कि एआई सपने देखता है, एआई सपने देखता नहीं, सपने बेचता है। एआई क्या दिल धड़कता नहीं, एआई के अंदर समीर की रूह नहीं है, एआई के अंदर साहिर साहब की रूह नहीं है। उसकी नकल करके उसके जैसा बना सकता है एआई। वो मैंने कई बार एआई पे खुद डाला है कि गीतकार समीर स्टाइल के गाने भेजो,
तो उन्होंने कुछ भी दिल धड़कन और आशिकी लिख के भेज दिया, उसका कोई लेना देना नहीं। किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है और एक शेर ही इसका पूरा जवाब है। कहता है कि उससे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाओगे, उससे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज कहाँ से लाओगे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जवाब है। मुमताज ढूंढता रहे एआई, उसको 100 साल, हमको कोई खतरा नहीं है। जो क्रिएटर है उसके लिए एआई का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ मोस्ट वेलकम एआई, तुम आओ, हमारा और दूसरा काम आसान हो जाएगा तुम्हारे आने से। मगर एआई से जो ओरिजिनल कंटेंट लौटेंगे, हाँ क्रिएटर हैं, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो एआई कुछ भी कर ले, उसके अंदर वो दिल नहीं है, वो रूह नहीं है, वो सोच नहीं है, वो उम्र नहीं है। वो एआई ने वो जिया ही नहीं जो समीर ने जिया है या जो साहिर ने जिया है। क्या बात है समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी की एक बात है, इस पे मैं ख़त्म करता हूँ कि इन्होंने कहा कि सोच के लिखने वाले और जी के लिखने वालों में फ़र्क होता है। तो समीर जी के लिए 2 लाइनें मैं बोलना चाहता हूँ कि यूँ लिखो कि जी रहे हो तुम, यूँ लिखो कि जी रहे हो तुम, लम्हे कब अल्फाज बन जाएं क्या पता। यूँ लिखो कि जी रहे हो तुम, लम्हे कब अल्फाज बन जाएं क्या पता। और फिर दास्तानें ऐसे ही तो शुरू होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये दास्तान समीर जी के साथ आज शुरू करी है और मेरा खुश नसीब है कि मैं आज इनके सामने इस मंच पे बैठा हूँ और मुझे बात करने का मौका मिला। कल रात मैं फ़्लाइट में था और मैं सोच रहा था कि समीर जी से मैं जब बात करूँगा तो मैं कैसे सोचूंगा, क्या बात करूँगा, किस तरह से उनके सामने पेश आऊँगा। ये पिता तुल्य हैं। तो फिर मैंने सोचा कि समीर जी एक धृष्टता कर सकता हूँ और समीर जी को समीर जी पे एक गाना दे सकता हूँ। तो वो ये है कि वो गाता है, गुनगुनाता है, वो गाता है, गुनगुनाता है, लिखता है, लिखाता है, हम सबका हाले दिल, हम सबका हाले दिल दुनिया को सुनाता है। वो इश्क है, जुनून है, वो दिल का चैन, दिल का सुकून है। किसी की उम्मीद, किसी की तकदीर है, किसी के दिल में कैद वो शीशे की तस्वीर है। वो बिखरता है, निकलता है, वो बहता है, बहाता है, वो आवारा फ़कीर है, वो उन्मुक्त समीर है, वो उन्मुक्त समीर है। समीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। निहाल, एक बात बताओ कि ये एआई से तो नहीं लिखवाया तुमने? मुझे पता है ये नहीं लिखवाया है। ये एआई नहीं लिख सकता, ये उनियाल इसलिए लिख सकता है कि उसने समीर को सुना है, जिया है, जाना है, मिला। तो चंद लाइनों में ही मेरी बात समझ में आई। एक सवाल तूने पढ़ा, 2 मिनट और मैं लूँगा। एक सवाल तुम जानबूझ के तुमने मिस किया होगा कि आपकी सक्सेस के पीछे की ताकत कौन से लोग रहे हैं। देखिए, एक ताकत तो मेरे सामने बैठी हुई है, मेरी धर्मपत्नी, और दूसरी मेरी माँ। आप पूरा फिल्म इंडस्ट्री, मुझसे पूरी इंडस्ट्री पूछ रही थी कि समीर जी ये आपने जो पहली किताब लिखी समीराना गीत, उसको आपने पिताजी, आपके पिताजी इतने महान गीतकार थे, उनको डेडिकेट क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि पिताजी तो मेरे पिता थे ही, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मगर मेरी माँ को लोग नहीं जानते। अनजान को सब जानते हैं, मगर मेरी माँ को लोग नहीं जानते। तो मैंने उस किताब में माँ के ऊपर 2 कविताएं लिखी हैं। जो किताब शुरू ही होती है कि माँ के ऊपर केवल 2 पंक्तियां मैंने लिखी कि उससे कैसे पूरी होती मन्नत देख ली, कैसे पूरी होती मन्नत देख ली, मैंने माँ को देखा जन्नत देख ली, मैंने माँ को देखा जन्नत देख ली। और पत्नी के ऊपर 2 पंक्तियाँ लिखी थी और बहुत ईमानदारी से लिखी थी, जो उनको अभी भी विश्वास होती नहीं है। वो क्योंकि मैं शायर हूँ, मैं आवारा हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, तो मैंने लिखा था कि इनका नाम है अनीता, तो मैंने लिखा था कि मैं सच कहता हूँ अनीता। उस किताब में है, मेरे बच्चों पे कविताएं हैं कि मैं सच कहता हूँ अनीता, मैं राम नहीं हूँ लेकिन तुम हो मेरी सीता।
अब इतने साफ गोई से अपने कैरेक्टर के बारे में और कोई क्या कह सकता है। बहुत अच्छा लगा और तुमसे बात करके, और सचमुच जो मैं चाहता था ना कि एक इंटरव्यू कुछ अलग सा हो, क्योंकि मैंने इतने पॉडकास्ट, इतने इंटरव्यू किए हैं कि वो कॉमन सवाल हर आदमी को पता है। तो जो इंटरव्यू करने आता है मैं उससे यही बोलता हूँ कि तो मुझे थोड़ा समझ लो और कुछ ऐसे सवाल करो कि लोगों को कुछ तो नया मेरे उस इंटरव्यू से मिले। बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बताना है, और इस पीढ़ी को मुझे बहुत कुछ बोलना है, मगर हर जगह जाता हूँ तो ये वक्त जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ता। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए समीर जी के लिए। बहुत ही अच्छा रहा ये सेशन। द्वारिका जी ऑल्सो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच समीर जी।